अगर वीडियो अच्छा ना लगे लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, लेकिन अगर वीडियो नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे। दुनिया के डार्क वेब द्वारा सर्वसम्मति से माने गए नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के रूप में मैं सालों तक नाम छिपा कर रहा। किसे पता था कि विदेश के स्लम से अमीर परिवार में वापस लाए जाने के पहले ही दिन, अमीर परिवार की जिंदगी का अनुभव शुरू होने से पहले ही मुझे सबसे पहले एक बैंक डकैती का सामना करना पड़ गया। और मेरे लापरवाही से वह विशेष रूप से स्वीकृत गन लाइसेंस निकालकर फेंकने के बाद आसपास के सभी लोगों की आंखें मानो मौके पर ही बाहर निकल आने को थी। ये देखकर कि सामने वाला व्यक्ति अभी अभी अपना काम निपटा कर वहां से जा रहा है, मैं काउंटर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि मेरे पीछे बैंक का मुख्य दरवाजा अचानक किसी ने लात मारकर खोल दिया। चेहरे पर मास्क पहने 3 बेहद हट्टे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले आदमी दरिंदों की तरह अंदर घुसे। मास्क के नीचे से सिर्फ क्रूर और हिंसक आंखों का जोड़ा दिखाई दे रहा था। उन्होंने ठंडी निगाहों से हॉल में मौजूद हर उस आंख को देखा जो डर से भरी हुई थी, और सीधे अपने हाथों में ली हुई बंदूक के काले थूथन को उठा लिया, जिससे ठंडी हत्यारी नियत छलक रही थी। बिना किसी झिझक के सीधे बंदूक का मुंह ऊपर उठाया और छत की तरफ सीधे एक गोली चला दी। लुटेरों के सरदार की आंखें बर्फीली और ठंडी थीं। वह शिकार को परखने की तरह ठंडेपन से पूरे हॉल को देख रहा था। उसकी जानबूझकर धीमी की गई आवाज में क्रूरता झलक रही थी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसके तुरंत बाद उसने एक ट्रैवल बैग काउंटर के ऊपर फेंक दिया। उसने दहाड़ते हुए काउंटर क्लर्क को जल्दी से बैग में पैसे भरने का हुक्म दिया। काउंटर के अंदर मौजूद युवक का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह कांपते हुए लगातार जान लगाकर अंदर पैसे ठूंस रहा था, इस डर से कि अगर उसकी रफ्तार थोड़ी भी धीमी हुई तो उसके सिर पर बंदूक तान दी जाएगी। हॉल में मौजूद बाकी लोग भी डर के मारे बिल्कुल पीले पड़ गए थे, सिवाय मेरे, जो अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा था। बगल वाले बुजुर्ग शायद समझे कि मैं डर के मारे सुन्न पड़ गया हूँ। उन्होंने चुपके से मेरी बांह खींची। बेटा जल्दी नीचे बैठ जाओ, उनके पास बंदूकें हैं। मैंने उनकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया। वह बुजुर्ग मेरी इस मुस्कान से उल्टा और घबरा गए। ठीक उसी समय बाहर से 5-6 पुलिस वाले अंदर घुसे और लुटेरों के उस गिरोह पर बंदूकें तान दी। हालांकि उस लुटेरे की निगाहें पागलों की तरह पूरे हॉल में घूमने लगी। अपने हथियार नीचे डालो, लेकिन उस डाकू ने आखिरकार अपनी नजरें मुझ पर लाकर टिका दी। अगले ही पल वह पागलों की तरह दौड़ कर आया और एक झटके में मेरी गर्दन को दबोच लिया। बंदूक का ठंडा थूथन कसकर मेरी कनपट्टी पर टिका दिया। पुलिस वाले तुरंत हड़बड़ा गए। भाई, जब तक तुम बंधक को नुकसान नहीं पहुंचाते तुम्हारी सभी शर्तों पर बातचीत हो सकती है। वह डाकू राहत की सांस लेने ही वाला था कि मेरी ठंडी आवाज धीरे से गूंजी, मुझे जान से मार डालो। पूरे हॉल के लोग सन्न रह गए। पुलिस वालों का चेहरा तो मारे घबराहट के नीला पीला पड़ गया। छोटे भाई, तुम मत बोलो, बिल्कुल मत डरो। डाकू ने बंदूक से मेरी कनपटी पर जोर से धक्का दिया और चीख कर बोला, बदमाश लड़के, अगर मरना नहीं चाहता तो अपना मुंह बंद रख। सबने सोचा कि अब तो मैं डर ही गया हूँगा, पर मैंने बस अपना सिर हिलाया। कौन सोच सकता था। एक एक शब्द पर जोर देते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। पिछला आदमी जिसने मेरे सिर पर बंदूक तानने की हिम्मत की थी, उसकी कब्र पर उगी घास आज तुमसे भी ऊंची हो चुकी है। डाकू मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। जैसे ही उसके हाथ से बंदूक छूटी, मेरी उंगलियों ने सफाई से उसे लपका और कलाई घुमाते ही उसे कुशलता से लोड कर दिया। खटाक। धातु के टकराने की इस तीखी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें एक साथ रोक दी। इसके तुरंत बाद मैंने उसका सिर पकड़कर काउंटर पर जोर से दे मारा। पलक झपकते ही खून के छींटे उड़ गए। मैंने उल्टे बंदूक उसी की कनपटी पर तान दी। मेरी आंखों में लाली छा गई और लहजे में थोड़ा मजाक था। मुझे बंधक बनाया, पसंद अच्छी है। चुना भी तो किसे चुना। वह डाकू मेरे इस हमले से पूरी तरह बौखला गया। उसकी पहली वाली सारी अकड़ छू मंतर हो चुकी थी। ये देखकर उसके बाकी 2 साथियों ने जैसे ही बंदूक उठानी चाहिए, मैंने पलकें तक नहीं उठाई, हाथ उठाकर सीधे 2 गोलियां चला दी। गोलियां बिना किसी चूक के उनकी कलाइयों को चीर गईं। बंदूकें जमीन पर आ गिरी और उनकी 2 चीखों ने मानो छत ही हिला दी। मैंने बेफिक्री से हाथ में ली बंदूक को घुमाया जैसे कोई खिलौना हो, फिर मुड़कर पत्थराए हुए पुलिस वालों की तरफ देखा कि सबसे आगे खड़े पुलिस अफसर झांग स्वानपान के हाथों से बंदूक भी छूटने ही वाली थी। उन्होंने 20 साल तक क्रिमिनल पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेरहम और सटीक निशानेबाजी कभी नहीं देखी थी। जब मैंने देखा कि वह अभी भी चुपचाप खड़े हैं, तो मासूमियत से अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। पुलिस अंकल, क्या अभी भी इन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे? ये मरे थोड़े ही हैं। झांग स्वानपान के होठों का कोना बुरी तरह फड़क उठा। मैं तो बड़े तमीज से बात कर रहा था, लेकिन उनके हाथ और भी तेजी से कांपने लगे। मुझे उन्हें किसी राक्षस की तरह देखने वाली नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वापस काउंटर की तरफ बढ़ा और कांच पर दस्तक देकर बैंक कर्मचारी को कार्ड बनाने का काम जारी रखने का इशारा किया। सोचा नहीं था कि मेरे पीछे अचानक एक कड़क आवाज गूंजेगी, रुको तुम। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। झांग स्वानपान तेजी से मेरे पास आए। उनकी आंखों में पूरी तरह से सतर्कता और जांच पड़ताल का भाव था। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। साफ साफ बताओ कि तुम्हें बंदूक चलानी कैसे आती है और आखिरकार तुम्हारी असली पहचान क्या है।
उनके शब्द पूरे होते ही आसपास के पुलिसकर्मियों ने तुरंत मुझे चारों तरफ से घेर लिया। माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। मैंने झुंझलाकर भौहें सिकोड़ी और पूरी ईमानदारी से पूछा, क्या मैं न जाऊं तो नहीं चलेगा? जांग स्वानपान का हाथ अनजाने में ही अपनी कमर की तरफ चला गया। नहीं, लहजा बर्फ की तरह ठंडा था, कोई बातचीत नहीं। मुझे तो वहीं हंसी आ गई, इसलिए मैंने अपने कैनवास बैग से 2 दस्तावेज निकालकर उनकी तरफ फेंक दिए और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर कहा, ठीक है, खुद ही देख लो। जांग स्वानपान ने शक से भरे चेहरे के साथ वे दोनों दस्तावेज थामे। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो कह रहे हो, देखता हूँ तुम कौन सा नाटक रचते हो। जैसे ही उनकी नजर मेरे दिए दस्तावेजों पर पड़ी, जांग स्वानपान ने सिर नीचे किया, लेकिन सिर्फ एक नजर देखते ही वह वहीं अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरे की सतर्कता तुरंत झटके में गहरे सदमे में बदल गई। दिमाग मानो मौके पर ही हैंग हो गया था। वह गंभीर चेहरा इस समय बेहद हास्यास्पद लग रहा था। आसपास के सभी लोग सांस रोके मुझे देख रहे थे। किसी की जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब जांग स्वानपान ने उस आंखें चौंधिया देने वाले दस्तावेज को साफ साफ देखा तो उनका कंठ जोर से ऊपर नीचे हुआ। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और उनकी आवाज में कंपन आ गया। तुम्हारे पास सैन्य क्षेत्र द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत बंदूक लाइसेंस भी है? एक सैन्य अधिकारी, यहाँ तक कि एक इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी? इन शब्दों के बाहर आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। देखने वाले सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन सोच सकता था कि मुझ जैसे दिखने वाले, जो ज्यादा से ज्यादा 18 साल का एक हाई स्कूल छात्र लगता है, उसका असली पत्ता दुनिया भर के खूंखार अपराधियों को पकड़ने वाला इंटरपोल अधिकारी निकलेगा। मैंने धीरे से सोने की मुहर वाला वो आईडी वापस लिया और होंठ का एक कोना मुस्कुराया। वो ऐसे खड़े हो गए मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो और तुरंत तिनकर सीधे हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? जांग स्वानपान। मैंने अपनी भौहें उठाई। ठीक है, अपना फोन नंबर छोड़ दो। सच तो यह है कि अगर मुझे बंदूक चलानी ना आती तो अचरज की बात होती। फिर से परिचय कर लेते हैं। मैं सिटी ब्यूरो द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया सुरक्षा सलाहकार हूँ, कोड नेम एस। लेकिन तुम्हें अपना मुंह कसकर बंद रखना होगा बाहर की दुनिया के लिए। मैं बस विदेश से लौटा एक साधारण 12वीं क्लास का छात्र हूँ। जांग स्वानपान और पास खड़े पुलिस वाले वहीं मौके पर पत्थर आ गए। मैं आराम से चलते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर निकला और सड़क किनारे खड़ी काली मर्सिडीज का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। आगे की सीट पर बैठे दोनों मातहतों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और बड़ी इज्जत से कहा, बॉस। गाड़ी चला रहे शैडो गार्ड की आंखों में श्रद्धा भरी हुई थी, जबकि बगल वाली सीट पर बैठा क्रो अपनी बचकानी सूरत के साथ एक थप्पड़ खाने जैसी शैतानी मुस्कान लेकर पास आया। बॉस, आप सिर्फ बैंक में पैसे जमा करने निकले थे और पूरी पुलिस डाकू वाली थ्रिलर मूवी बना दी। ये साला पक्का वही लेजेंडरी कॉनन वाला बॉडी टाइप है ना? मैंने चिढ़कर उसे घूर कर देखा। जल्दी से दफा हो जाओ। असल में चीन की जांच दुनिया का मिथक कहे जाने के अलावा मैं दुनिया के नंबर 1 असैसिन संगठन का सर्वोच्च शासक भी हूँ, जिसका कोड नेम जियो 9 पाताल है। मैंने उस पुराने कैनवास बैग को एक तरफ बेपरवाही से फेंका और बिना किसी हाव भाव के हुक्म दिया, जियांग, परिवार के विला में चलो। गाड़ी चला रहा गार्ड अभी कुछ पूछने ही वाला था कि मैं आराम से पीछे की सीट से टिक गया और एक आलसी बेफिक्र लहजे में बोला, अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ और जियांग परिवार का वह छोटा बेटा बनने जो 12 साल पहले खो गया था। फू। क्रो ने जो पानी अभी अभी पिया था वह सीधे मुंह से बाहर आ गया और गार्ड का हाथ ऐसा कांपा कि स्टीयरिंग व्हील ही हाथ से छूटने को हो गया। इस बीच जियांग परिवार के उस आलीशान विला के हॉल में मेरे तथाकथित माता पिता जियांग याओवान और सुबैलान घबराहट में हॉल में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरों पर पछतावा और गहरी चिंता साफ दिख रही थी। जब मैं 6 साल का था तब बिना किसी सुराग के गायब हो गया था और मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने पूरे 12-13 साल एडी छोटी का जोर लगा दिया था। बस कुछ दिन पहले ही पुलिस में काम करने वाली मेरी दूसरी बहन जियांगजी ने हर मुमकिन रास्ता निकाला और आखिरकार उस विदेशी झुग्गी झोपड़ी के कचरे के ढेर में मेरी मौजूदगी का पता लगा ही लिया। आज दोपहर यह सोचकर ही कि मैंने उस वीरान और घटिया जगह पर इतने सालों तक दुख भोगे हैं, मेरी माँ सुबैलान का दिल किसी चाकू की नोक से छलनी होता महसूस हो रहा था। मेरे पिता जियांग याओवान की आंखें भी लाल हो चुकी थीं और वह लगातार कसम खा रहे थे कि इन सालों की हर कमी को दोगुना करके पूरा करेंगे। जहां तक सोफे पर बैठी मेरी बाकी 4 बहनों और गोद लिए बेटे का सवाल था, आमतौर पर सख्त रहने वाले माता पिता को यूं बेहाल देखकर उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसी वक्त वह गोद लिया बेटा जियांगयू विला के मुख्य द्वार को घूर रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग सुलग रही थी। उसके उस घटिया दिमाग में मैं कचरे के ढेर से निकाला गया बस एक
गंवार देहाती था जो जियांग परिवार की अपार संपत्ति में हिस्सा पाने के काबिल बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कोई ऐसा नौसिखिया नहीं हूं जिसे उसके जैसा कोई कचरा आसानी से कुचल दे। सही समय देखकर मैंने क्रो को गाड़ी ले जाने के लिए कहा और फिर मुझे लेने बाहर आए बूढ़े बटलर अंकल चेन के पीछे पीछे बिंदास अंदाज में लिविंग रूम में कदम रखा। किसे पता था कि जैसे ही मेरा पैर दहलीज के अंदर पड़ेगा हॉल में एक औरत की बेहद उत्तेजित आवाज गूंज उठेगी, सच में तुम लोग आज वाकई एस से मिले और उसने खुद उन डाकुओं का काम तमाम करने में तुम्हारी मदद की। दिलचस्पी के साथ अपनी गर्दन उठाकर देखते हुए मेरे कदम एक पल के लिए रुके। देखा कि सोफे पर काली जैकेट पहने एक लड़की उत्साह के मारे उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था। वो एस है, हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेजेंड। वो हमारी सिटी ब्यूरो में एडवाइजर बनकर काम करने के लिए तैयार हो गया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। सच में सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने घर वापस आकर मुझे अपनी ही गुप्त पहचान की तारीफें सुनने को मिलेंगी। इत्तेफाक से तभी बूढ़े बटलर अंकल चेन बड़ी आत्मीयता से मेरे पास आए और बोले, छोटे साहब, वह जो जैकेट पहनी है वह आपकी दूसरी बहन जियांग जियांगजी है। वह इतनी कम उम्र में ही हमारे सिटी ब्यूरो की डिप्टी चीफ है। आगे चलकर अगर बाहर कोई परेशानी हो तो बेझिझक उन्हें फोन कर लीजिएगा। उनकी ये फुसफुसाहट सुनकर मेरे होंठ का कोना जोर से फड़क उठा और दिमाग में घंटी बजने लगी। क्या यह मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? मेरी ये बहन एक बड़ी पुलिस अफसर निकली और वह भी सिटी ब्यूरो की डिप्टी हेड। क्या यह महज इत्तेफाक था? वह कागजों में मेरी बॉस भी थी और मेरी सीधी जूनियर भी। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि एक टॉप असैसिन के रूप में मेरी गजब की सुनने की ताकत की वजह से उसके फोन के स्पीकर से आ रही उस चीफ जांग की बत्तख जैसी आवाज वही जांग स्वान पान थे जो अभी बैंक में मुझसे डर के मारे कांप रहे थे। बाप रे, मैं तो कदम रखते ही सीधे जान पहचान वालों के बीच आ फंसा। मैंने सिर पर हाथ रखकर अपनी कनपटी सहलाई। मेरी यह गजब की किस्मत भी क्या कमाल है, लेकिन बखेड़े से बचना ही बेहतर था। मेरी इन सारी गुप्त पहचानों को कसकर छिपाकर रखना होगा, कोई भेद नहीं खुलना चाहिए। जब मैं सोच ही रहा था तभी हॉल से एक ताने मारती हुई कड़वी मर्दानी आवाज आई, अंकल चेन, क्या यही वह जंगली बच्चा है जिसे हमारे परिवार ने अभी अभी बाहर से उठाया है? किससे पता था कि उसकी यह अकड़ भरी आवाज अभी पूरी निकली भी नहीं थी कि किसी मुर्गे का गला दबा देने की तरह अचानक बंद हो गई। मैंने आवाज की दिशा में देखा कि मुझसे 1-2 साल बड़ा एक लड़का किसी बेवकूफ की तरह मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली जो कुटिल मुस्कान थी वह वहीं जम गई। सच तो ये है कि मुझे सब साफ दिख रहा था। ये लोग पहले जरूर सोच रहे होंगे कि मैं किसी झुग्गी झोपड़ी से निकला डरा सहमा दब्बू सा गंवार हूंगा। उसकी इस अचानक दी गई आवाज़ के बाद लिविंग रूम की सारी निगाहें एक झटके में मुंह पर आकर टिक गईं। लेकिन अगले ही पल वह पूरा आलीशान हॉल अजीब तरह से बिल्कुल शांत हो गया। मैं बेदागा सफेद शर्ट पहने हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मेरा कद लंबा और सुडौल था। त्वचा छिली हुई सफेद अंडे की तरह नाजुक थी और सूरज की रोशनी पड़ते ही मेरे काले घुंघराले बाल बेहद सुंदर और शाही लग रहे थे। मेरी इस बेमिसाल शानदार बनावट ने जियांग परिवार के लोगों को इस तरह हैरान किया कि वे सब एक साथ गहरी सांसें खींचने लगे। पूरा बड़ा हॉल 3 सेकंड के लिए सन्न रह गया। अचानक नीली पोशाक पहने एक महिला बेकाबू होकर मेरी तरफ दौड़ी चली आई। वह इंसान मेरी सगी माँ सुबैलान थी। वह लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और कांपते हाथों से मुझे गले लगाने की कोशिश कर रही थी। सुबैलान की रोती हुई आंखें देखकर मेरे दिल में जाने क्यों एक टीस उठी। पुरानी यादों के कुछ धुंधले टुकड़े इस पल अचानक साफ होने लगे। मैंने धीरे से कोशिश की और एक प्यारे लेकिन सहमे हुए अंदाज में पुकारा, मम्मी। मेरी इस पुकार ने, जिसमें जानबूझकर थोड़ा मासूमपन और थोड़ा डर मिलाया गया था, सुबैलान के आंसुओं का बांध ही तोड़ दिया। पास खड़े जियांग याओवान भी तुरंत आगे आए और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोले, और मैं भी हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने मौका संभाला और चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान लाकर बोला, पापा मम्मी, मैं वापस आ गया हूँ। इस पल मेरे माता पिता के चेहरों की मुस्कान शहद से भी ज्यादा मीठी लग रही थी। उनकी नजरों में मैं देख सकता था कि मैं सड़कों पर भटकने वाला, मुसीबतें सहने वाला, लेकिन फिर भी एक सीधा और मासूम सा बच्चा हूँ। अफसोस, वे सोच भी नहीं सकते थे कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खूंखार और खतरनाक इंसान छिपा हुआ था। इसके तुरंत बाद मेरी नजरों ने उनके पीछे खड़े उन 5 लोगों को देखा। सिटी पुलिस टीम की डिप्टी चीफ, मेरी दूसरी बहन जियांग जियांगजी, सब में सबसे तेज दिमाग वाली थी। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि फोन के उस पार जांग स्वानपान क्या कह रहे हैं और चटाक से फोन काट दिया। फिर एक गंभीर चेहरे के साथ मुझे घूरने लगी।